हेलो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के फोर्थ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3 अच्छी तरह से देखा होगा, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस का बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेवाइल इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे, SN1 SN2 रिएक्शन थी एंड सो ऑन। सो वो देखने के बाद विल डिस्कस द फोर्थ लेक्चर, दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे देता, अगर किसी ने इसके पहले का लेक्चर मिस किया होगा तो दो इंपॉर्टेंट टर्म थे, एक था लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा था इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं जिसके अंदर लिगैंड का और मेटल का जो एक्सचेंज है, लिगैंड पता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन रहता और लिगेंड रहता, तो अगर लिगेंड का एक्सचेंज बहुत फास्ट रहता है, इनकमिंग लिगेंड उसको रिप्लेस कर सकता, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, इन विच एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस फास्ट। एंड इफ इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर exchange of ligand is slow or does not takes place, then such a complexes are supposed to be inert complexes। तो ये मेन डेफिनेशन थी, आप लोग लेक्चर नंबर 3 अच्छी तरह से देखो, ठीक है ना। चलते आगे। आज तो अपने को देखना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कॉम्प्लेक्सेस की लाइबिलिटी पर अफेक्ट करते, ठीक है। हेडिंग 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एक्चुअली जो लाइबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। ये अटैचमेंट पर डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड का अटैचमेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ऐसी अलग अलग इसके अंदर बातें। विल डिस्कस अबाउट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन ऑल दी गिवन टॉपिक्स रिलेटेड टू लाइबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पहला, नेचर ऑफ मेटल आयन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। सो गिव द हेडिंग, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, कि कौन से सिचुएशन के अंदर लाइबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा रहती है। मीन्स कॉम्प्लेक्स आर सपोज टू बी लेबाइल इन द सेंस लिगैंड का एक्सचेंज फास्ट रहता या स्लो रहता, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले एक फैक्टर देखते हैं। वैसे एक्सचेंज होने वाला सेंट्रल मेटल आयन नहीं है, ये बात दिमाग में क्लियर रख लो। सेंट्रल मेटल आयन का एक्सचेंज नहीं होता कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, लिगैंड का एक्सचेंज होता है। लेकिन सेंट्रल मेटल आयन की साइज कैसा अफेक्ट करती है, देखो क्या लिखा है। द लाइबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइडेड द वैलेंसी एंड लिगैंड्स आर सेम। मीन्स इन शॉर्ट, स्मॉलर द सेंट्रल मेटल आयन्स, स्मॉलर साइज, ओके, स्मॉलर द सेंट्रल मेटल आयन्स मीन्स मोर टाइटली द लिगैंड एंड हेंस मोर इनर्ट इज द कॉम्प्लेक्स। लक्ष्य रखो, यानी तुमको क्या करना है, सेंट्रल मेटल आयन की साइज़ थोड़ा सा वेरी करना है, बराबर है। क्या करना है आपको, सेंट्रल मेटल आयन की साइज़ को वेरी करना है और लिगैंड को सेम रखना है। अगर सेंट्रल मेटल आयन की साइज़ छोटी रहती है तो वहाँ पर वो लिगैंड के साथ टाइटली हेल्ड रहते। इन दैट सिचुएशन द एक्सचेंज ऑफ लिगैंड विल बी स्लो एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी इनर्ट। समझ में आ रहा है सबको। वो सिचुएशन के अंदर कॉम्प्लेक्सेस कैसे रहेंगे, इनर्ट रहेंगे। कौन सी सिचुएशन के अंदर, लक्षात ठेवा, इफ द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज स्मॉल देन द एक्सचेंज ऑफ लिगैंड इज स्लो एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी इनर्ट और नॉन लेवाइल बोल सकते जिसको तुम, यानी वहाँ पर लिगैंड का एक्सचेंज इतने जल्दी करना मुश्किल है, कारण सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 3 कॉम्प्लेक्सेस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर लिगैंड सेम है, वाटर एज ए लिगैंड है, और सेंट्रल मेटल आयन की साइज वेरी कर करके दिखा रहे हैं अपन। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंटियम है। अल्कालाइन अर्थ मेटल है ये तीनों के तीनों। अब यहाँ पर नीचे कटायनिक साइज लिखी है 0.65, 0.99 और 1.13। मतलब तुम ये बोल सकते हैं कि कटायनिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्क्रीन पर देखो अच्छे से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, कटायनिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर स्मॉलर साइज का कटायन रहा तो वो सिचुएशन के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के साथ उसका जो अटैचमेंट है वो स्ट्रांग रहता। मीन्स इन केस ऑफ मैग्नीशियम हैविंग स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम, हेंस मैग्नीशियम H2O/6 कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी इनर्ट। यहाँ पर लिगैंड का एक्सचेंज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू, कंपेरेटिवली किसके कंपेयर में, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम के। सेकंड फैक्टर है चार्ज टू रेडियस रेशो, बराबर है। चार्ज मतलब सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज सपोज 2 है, 3 है, कितना है, पॉजिटिव चार्ज सपोज, तो चार्ज 2+, 3+, 4+ एंड सो ऑन, और उस पर जो उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियस की जो साइज है
उसको एक दूसरे से डिवाइड करो, डेट इज कॉल्ड लाइक चार्ज टू रेडियस रेशो। जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर चार्ज सबके अंदर कॉमन था, वो था 2+2+2+, लेकिन कटायन की साइज कैसी थी, बढ़ती बढ़ती दिखाई दे रही थी, बराबर है। देखो एक बार एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कैसा है, चार्ज सभी मैग्नीशियम पर 2+ है, कैल्शियम पर 2+ है, स्ट्रोंटियम पर 2+ है, लेकिन यहाँ पर जो कटायनिक साइज है वो कैसी हो रही है, अलग अलग हो रही है। जैसा मैग्नीशियम की कटायनिक साइज, मैग्नीशियम कटायन की 0.65 है, जो भी रहेगा वो नैनोमीटर में रहेगा, एंगस्ट्रॉम में रहेगा। 0.99 है कैल्शियम की, और स्ट्रोंटियम की है 1.13। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ पर कटायनिक साइज वेरी हो रही है। तो कंसेप्ट ऐसा है कि चार्ज टू रेडियस रेशो इफ लार्ज देन द कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट स्लोली। अगर ये चार्ज टू रेडियस रेशो ज़्यादा रहता तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड स्लो रहता, एंड इन दैट सिचुएशन द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी नॉन लेबाइल और इनर्ट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस तुम इनको बोल सकते, बराबर है। यानी यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज कैसा रहेगा, बहुत स्लो रहेगा। ओके, गॉट इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, वैसे स्क्रीन पर लिखे हुए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप लोग लेक्चर के हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करो। इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के बेसिक टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, और विल ट्राई टू डिस्कस इन डिटेल। जो आपके फंडामेंटल क्लासेस, फंडामेंटल कंसेप्ट तो क्लियर करेंगे। सिमिलरली अगर आप लोग केमिस्ट्री में कुछ हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे कुछ पीजी करना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन के अंदर भी आपको इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मीन्स काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ये वाले जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सिमिलरली दोज स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट सेट गेट, ऐसे एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये जो काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ओके, तो थर्ड एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। कॉमनली मैंने तुमको पहले या दूसरे लेक्चर में एक बात बताया था कि वैसे तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसके हिसाब से उसकी कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर रह सकती है, उसकी ट्रायगोनल प्लेनर रह सकती है, टेट्राहेड्रल रह सकती है, स्क्वायर प्लेनर रह सकती है, या ऑक्टाहेड्रल रहती है, बराबर। कॉमनली चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉमनली चलते रहते हैं, बराबर। ओके, सो कंसेप्ट ऐसा है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा एज कम्पेयर टू 6 के, ध्यान से सुनना, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 दैट इज द कॉम्प्लेक्स विल बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इन दैट सिचुएशन वहाँ पर थोड़ा सा अपने पास में रूम रहता, मीन्स अपॉर्चुनिटी रहती है, सो दैट इनकमिंग लिगैंड कैन अटैच और बाइंड विथ सेंट्रल मेटल आयन। मतलब तुम आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 की तरफ प्रोसीड कर सकते, तुम्हारे पास में सफिशिएंट रूम रहता, वैकेंसी रहती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो रीजन ध्यान में रखना, इन केस ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, हाइब्रिडाइजेशन सबको पता है, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस अगर वो स्क्वायर प्लेनर रहा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 अगर आता, अगर वो टेट्राहेड्रल रहा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता इन इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ठीक है ना। सो वहाँ पर वी हैव द इनफ रूम और इनफ स्पेस फॉर द एंट्री ऑफ नेक्स्ट लिगेंड, मीन्स 5वां जो लिगेंड आएगा उसकी एंट्री के लिए अपने पास में सफिशिएंट स्पेस रहता है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस फास्ट, और अपन आगे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ा सकते हैं। इन दैट सिचुएशन द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ d इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ VBT। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स अकॉर्डिंग टू VBT द लाइबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। VBT के हिसाब से क्या है, जो कॉम्प्लेक्सेस की जो लाइबिलिटी है, मीन्स जो लिगेंड का एक्सचेंज होने वाला है, इनकमिंग लिगेंड आकर जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच होने वाला है, वो एक चीज़ पर डिपेंड करता है, डेट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, बराबर है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास में एक या एक से ज़्यादा वैकेंट d ऑर्बिटल है, इन दैट सिचुएशन लिगेंड एक्सचेंज फास्ट रहता है, रैपिड रहता है, एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, बराबर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मीन्स यू कैन से डेट अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द लाइबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। इफ इन द कॉम्प्लेक्सेस, if the complex contain at least one vacant d orbital or more than vacant d orbital, then the exchange of ligand will be fast and the complexes are supposed to be labile complexes। वो complex को तुम क्या कह सकते, labile complex कह सकते। ठीक है ना। सो तुम बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस क्या अरेंजमेंट है d इलेक्ट्रॉन का या d ऑर्बिटल का, उसकी बेस पर तुम लाइबिलिटी और इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है।
दो टाइप के, स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो आप लोगों ने दो मेन टर्मिनोलॉजी पढ़े होंगे फंडामेंटल क्लासेस के अंदर, डेट इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहला डिस्कस करते हैं आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कॉमनली sp3d2 आता है। I repeat, the hybridization of outer orbital octahedral complexes having hybridization sp3d2 and in that situation generally weak ligands are used। आपको पता है कि जो weak ligand रहते हैं वो pairing of electron नहीं करवाते हैं। I repeat, weak ligands does not try to pair the electron। इन दैट सिचुएशन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। रिवर्स केस होता है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो कंसेप्ट ऐसा है कि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड रैपिड रहता है एंड सच कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। आर यू गेटिंग? इन केस ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं अपन, मतलब डी ऑर्बिटल रहते हैं पाँच में से दो यूज हुए, तीन बचे, तीन वैकेंट डी ऑर्बिटल अपने पास में अवेलेबल है। तो अभी अपने ऊपर वीबीटी का एक कंसेप्ट डिस्कस करें कि अगर नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ज़्यादा है, वो सिचुएशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड ज़्यादा रहता है एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नीचे एक स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिखाई दे रही है आपको, COF6 3-, ठीक है ना, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 आयन, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है। आई रिपीट, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 ये कॉम्प्लेक्स का नाम है। तो इसके अंदर क्या होता है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है अपने पास में, तीन वैकेंट डी ऑर्बिटल बाकी रहते हैं जहां पर लिगेंड का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। मीन्स नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल आर मोर, सो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड विल बी फास्ट एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं पता है क्या? इफ द लिगेंड आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जनरली ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ट्राई टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाता है। अब पेयरिंग करवाने से इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आता है D2sp3। ठीक है ना। नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट visible on the screen। in inner orbital octahedral complexes the hybridization will be D2sp3। अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी रहती पता है कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी तो 5 में से 2 डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी के जो 3 बचे हुए डी ऑर्बिटल है उनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता। मीन्स एटलीस्ट इफ वन वैकेंट डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल देन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड विल बी पॉसिबल एंड इन दैट सिचुएशन द कॉम्प्लेक्स आर सपोज टू बी लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। बराबर, वो सिचुएशन के अंदर अगर तुम्हारे पास में बाकी के जो 3 बचे हुए डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर 5 में से 2 डी ऑर्बिटल यूज हुए और बाकी बचे 3, तो 3 में से एटलीस्ट अगर आपके पास में एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड की पॉसिबिलिटी रहती है और कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल हो सकते हैं। लेकिन इफ ऑल दी डी ऑर्बिटल रिमेनिंग डी ऑर्बिटल अगर सबके सब फील्ड रहते हैं या पार्शियली फील्ड रहते हैं, इन दैट सिचुएशन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड इज इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये 2 पॉइंट लास्ट वाले अच्छी तरह से याद रखना है। इन केस ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस 3 वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहते हैं अपने पास में, और इन केस ऑफ इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड करता कौन सी एग्जांपल ले रहे हो तुम अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर तुम्हारे पास में कम से कम एक भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो वो सिचुएशन के अंदर तुम कॉम्प्लेक्स को लेबाइल बोल सकते। सो कॉपी में नोट करो, इफ एटलीस्ट 1 डी ऑर्बिटल इज वैकेंट देन द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल एंड इफ ऑल दी डी ऑर्बिटल्स मीन्स रिमेनिंग डी ऑर्बिटल, याद रखो कि 5 में से 3 बचे हुए अपने पास में, इफ ऑल द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल कंटेनिंग पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स और फुल इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आ जाते, इन दैट सिचुएशन द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। एग्जांपल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, FeCN/6 3- साइनाइड इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता है? D2sp3। ठीक है ना। आप लोग फंडामेंटल क्लासेस के अंदर डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।